Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. So today we are back with the exam analysis of the today's paper of IT 402. After looking at the paper, I could see that the questions were very easy. Most of the questions आपके ऐसे थे जो डायरेक्ट आपके स्टडी मटेरियल में से और NCERT की जो PDF है उसमें से दिए गए थे and many of the MCQs were also like this. I hope students आप सबका भी आज का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा and today we are going to do the exam analysis of the paper. तो चलिए फटाफट से चेक करते हैं सारे आंसर्स को, MCQs and the क्वेश्चन आंसर्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए है, इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। 6 में से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है डैश रेफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। So the options are artificial intelligence, stress management, motivation or emotional intelligence. So human efforts for maintaining healthy body and mind. Of course इसका आंसर क्या होगा students? Stress management, right? Now the next question is which of the following is not the benefit of the stress management? इनमें से क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं है? देखिए यहाँ नॉट इज अंडरलाइन, ठीक है। बूस्ट इम्यूनिटी, रिड्यूसेस एफिशिएंसी, इंप्रूव्स मूड, प्रिवेंट्स बिहेवियरल प्रॉब्लम। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का बेनिफिट क्या नहीं है? इम्यूनिटी बूस्ट करता है, मूड को ठीक करता है, एफिशिएंसी को कम करता है। सो दिस इज नॉट द बेनिफिट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Then third is dash are the computer programs that can damage the data and software programs or steal the information stored on the computer. ऐसे प्रोग्राम जो हमारे डेटा को डैमेज कर दें और एक कंप्यूटर पे जो भी इंफॉर्मेशन सेव्ड है उसे स्टील कर ले। ऑप्शंस आर स्पैम, वायरसेस, जंक मेल या फिर बायोस। सो करेक्ट आंसर इसका होगा वायरस, बिकॉज वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारे सिस्टम में से डेटा को करप्ट कर देता है एंड समटाइम्स डिलीट कर देता है, ठीक है। फोर्थ, डैश इज अ हॉरिजॉन्टल बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द विंडोज 7 डेस्कटॉप। विंडोज 7 डेस्कटॉप के जो बॉटम में बार होता है इसे हम क्या कहते हैं? स्टेटस बार, मेन्यू बार, टास्क बार, रिसाइकिल बिन। करेक्ट आंसर इज टास्क बार, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ मिथ और रियलिटी। एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न अ सर्टेन वे। ये एक मिथ है या रियलिटी है? ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट एज इट इज आपके स्टडी मटेरियल में है स्टूडेंट्स। ये एक मिथ है। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर वे में बॉर्न नहीं होते। जो बिजनेस पर्सन होते हैं वो भी सीखते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम स्टडी मटेरियल में चेक करें, यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं मिथ और यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट आ रही है एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न अ सर्टेन वे। सो दिस इज अ मिथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एंटरप्रेन्योर्स? नॉट ट्रू। दे क्रिएट नीड्स एंड डिमांड्स, यस वो करते हैं। दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स, यस कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं जो रॉ मटेरियल्स को प्रोवाइड कराते हैं। दे डू नॉट क्रिएट जॉब्स, दिस इज फॉल्स, दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस को जॉब्स को क्रिएट करते हैं। Then they help society by supporting the infrastructure development. Yes, वो ये काम भी करते हैं। तो जो not true है that is they do not create jobs. Next is question number 2. 6 questions were given. आपको 5 attempt करने थे। First part is dash controls all aspects of a paragraph's appearance such as text alignment, tab stop, line spacing, borders and can include character formatting. तो यहाँ पे बात हो रही है पैराग्राफ से रिलेटेड चीजों की, पैराग्राफ की अपीयरेंस, अलाइनमेंट, टैब स्टॉप एक्सेट्रा, पेज स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, सेल स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल। सो द आंसर इज पैराग्राफ स्टाइल। देन हाउ मेनी लेवल्स ऑफ हेडिंग्स डज ओपन ऑफिस राइटर इवैल्यूएट टू बिल्ड द टेबल ऑफ कंटेंट? ये क्वेश्चन हमने एमसीक्यू में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। ओपन ऑफिस राइटर के अंदर जब हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं तो उसके अंदर जो हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ हेडिंग्स होती हैं दैट इज 10। सो द करेक्ट आंसर इज 10। Third part, Rima has created a pamphlet on tour to West India. She has inserted many images to make it presentable, but the size is occupying a lot of space. Her friend has suggested her to reduce the size of images. Which of the following options will help her in doing the task without losing any content of the image? यानी कि एक पैम्पलेट तैयार की है, उसमें कुछ टेक्स्ट है और उसमें कुछ इमेजेस है। तो किसी भी इमेज के साइज को अगर कम करना है और वहां से जो हमारी इमेज है उसके मतलब जो इमेज है उसका कोई भी पार्ट कट ना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑप्शन रीकलर, डॉकिंग, रीसाइज और रोटेट। सो द करेक्ट आंसर विल बी रीसाइज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following graphic filter is used to increase the contrast of an image in a document? इमेज के
कंट्रास्ट को इंक्रीज करने के लिए हम कौन से ग्राफिक फिल्टर को यूज करते हैं? स्मूथ, शार्पन, रिमूव नॉइज, इन्वर्ट। तो इंक्रीज करना हो तो शार्पन होता है, डिक्रीज करना हो तो स्मूथ होता है। इन्वर्ट का मतलब होता है कि हम कलर्स को उल्टा कर देते हैं, ठीक है, इन्वर्टिंग द कलर्स। फिफ्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड व्हेन क्रिएटिंग अ मेल मर्ज डॉक्यूमेंट। जब हम मेल मर्ज डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं तो इनमें से क्या हम उसमें यूज नहीं करते? स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट, डेटाबेस, पेंट। तो हम इसमें पेंट यूज नहीं करते, डेटाबेस तो हमारा होता ही है, डॉक्यूमेंट भी हमारी होती है, स्प्रेडशीट हम उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। पेंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें पेंटिंग करते हैं, तो इसका इसमें कोई वर्क नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच मोड इज यूज टू अप्लाई अ स्टाइल टू मेनी डिफरेंट एरियाज ऑफ द डॉक्यूमेंट क्विकली विदाउट गोइंग बैक टू द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो इन राइटर। हमें बार बार स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो पे जाके बार बार स्टाइल को चूज ना करना पड़े और क्विकली हम फॉर्मेटिंग कर पाए, इसके लिए ओपन ऑफिस राइटर में हमारे पास कौन सा फीचर होता है? दैट इज फिल फॉर्मेट मोड। कौन सा मोड होता है? सो दैट इज फिल फॉर्मेट मोड, राइट? Okay. Next is question number 3. Again 6 questions. You have to attempt any 5. A colored border with the dash appears around a cell where changes are made in the shared worksheet. जब भी हम किसी शेयर्ड वर्कशीट के अंदर चेंजेस करते हैं तो उस सेल के अराउंड जो एक रेड कलर का बॉर्डर आता है, तो उसमें जो डॉट होता है वो किस साइड पे होता है? अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, अपर राइट हैंड कॉर्नर, क्रॉस की बात की गई है। यहाँ 2 क्रॉस के ऑप्शन है, 2 डॉट के ऑप्शन है, तो हमारा आंसर होगा डॉट इन द अपर, सॉरी ये नहीं, दिस इज अ डॉट इन द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, राइट? ए ऑप्शन। यहां से अगर हम चेक करें शेयर्ड वर्कशीट की अगर हम बात करें तो ओके, ये देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये जो डॉट आ रहा है ये ऊपर लेफ्ट साइड में आ रहा है, सो दैट इज द अपर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज डैश फीचर्स एड्स द डेटा अरेंज इन अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन कैल्क विद लेबल्स फॉर कॉलम्स एंड रोज। तो ये क्वेश्चन भी हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया था। जो हमारे डेटा की ग्रुपिंग करता है कैल्क के अंदर, एवरेज, सब टोटल, गोल सीक और सॉल्वर, सो द आंसर इज सब टोटल, राइट? नेक्स्ट इज a dash refers to cell or a range of cells on a worksheet whose data values can be used in a formula. सेल या रेंज ऑफ सेल्स जिसके डेटा को हम फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं। शीट, सेल, सेल रेफरेंस, सेल डेटा। तो जब हम सेल और रेंज ऑफ सेल्स की बात करते हैं जिसकी वैल्यूज पे हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, वो होता है सेल रेफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट इज डैश फीचर ऑफ कैल्क इज अ टूल टू टेस्ट द व्हाट इफ क्वेश्चंस। वेरी इजी क्वेश्चन, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, आपने अपनी प्राइवेट बुक्स में भी पढ़ा होगा। व्हाट इफ क्वेश्चंस को अगर टेस्ट करना हो तो कैल्क की हम कौन से फीचर को यूज करते हैं? दैट इज सिनेरियो। सिनेरियो इज अ टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट इज मैक्रोज आर स्पेशली यूजफुल टू डैश द सेम वे ओवर एंड ओवर अगेन। मैक्रोज को हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? रिपीट अ टास्क, रिजेक्ट अ टास्क, रिपोर्ट अ टास्क और कमेंट अ टास्क। तो मैक्रोज आर बेसिकली यूज टू रिपीट अ टास्क, राइट? Dash feature of calc helps to track what data was changed, when the change was made, who made the change, and in which cell the change has occurred. Calc की कौन सी फीचर है जिसकी हेल्प से हम ये ट्रैक कर सकते हैं कि क्या डेटा चेंज हुआ, कब चेंज हुआ, किसने चेंज किया, एंड कौन से सेल में चेंजेस हुए। सो रिकॉर्ड चेंजेस, एडिट रिकॉर्ड, चेंज रिकॉर्ड और मैक्रो, ये हमने प्रैक्टिस पेपर में भी पढ़ा था, दैट इज रिकॉर्ड चेंजेस ऑप्शन, ठीक है। जब भी आप चेंजेस को रिकॉर्ड करते हैं, उन चेंजेस के अराउंड एक रेड कलर का बॉर्डर आता है और उसके साथ में कमेंट आ जाता है जिसमें सब कुछ बताया होता है। तो किस ऑप्शन से होता है? रिकॉर्ड चेंजेस ऑप्शन से, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। इसके भी आपके पास 6 पार्ट्स हैं जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस? इनमें से क्या डीबीएमएस का एग्जाम्पल नहीं है? डीबीएमएस इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पोस्टग्रेस, एसक्यूएल, एसक्यूएलाइट, फोक्सप्रो, इम्प्रेस। तो ये तीनों डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन इम्प्रेस जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम प्रेजेंटेशंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज अ डैश इज एन इंटरफेस इन अ यूजर स्पेसिफाइड लेआउट दैट लेट्स द यूजर टू व्यू, एंटर एंड चेंज द डेटा
डायरेक्टली इन डेटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज टेबल। क्या चीज एक इंटरफेस लेआउट होती है जिससे कि जो यूजर है वो डेटा को देख सकता है, उसमें एंटर कर सकता है और चेंज कर सकता है। फ्रेम, फॉर्म, रिलेशन, रिपोर्ट। सो कोई भी ऐसा यूजर का लेआउट, यूजर स्पेसिफाइड लेआउट जिसमें हम डेटा को एंटर, एडिट, चेंज कर सकते हैं, दैट इज फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ एसक्यूएल, थर्ड पार्ट। वेरी इजी क्वेश्चन। सिस्टमैटिक क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर क्वेरी लैंग्वेज और स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। द करेक्ट आंसर इज structured query language, right? Now fourth part, dash is usually suitable for less amount of data. अगर कम अमाउंट ऑफ डेटा के साथ काम करना हो तो कौन सा सुटेबल रहेगा, रिलेशनल और फ्लैट फाइल। सो हमने ये पढ़ा था, दो तरह के डेटाबेस होते हैं स्टूडेंट्स, रिलेशनल और फ्लैट फाइल। रिलेशनल जिसमें बहुत सारी टेबल्स होती हैं और आपस में लिंक हो सकती हैं, और फ्लैट फाइल मतलब जिसमें सिर्फ एक टेबल होती है। तो जब हम कम अमाउंट ऑफ डेटा के साथ काम करते हैं तो उस डेटा को हम फ्लैट फाइल डेटाबेस में भी स्टोर कर सकते हैं। So the answer is flat file. Fifth part is binary data type in database can be used for storing. Binary data type किस चीज के लिए यूज होता है? Photos, music files, integer values, only image files, only video files. तो इसके अंदर हमारा आएगा that is photos and music files. Binary data type की हेल्प से हम photos और music file को स्टोर करते हैं। ठीक है। Next is sixth part. Dash clause can be used with the select statement in SQL to specify which rows to retrieve from the table. Select statement के साथ हम किस क्लॉज को यूज करते हैं जो ये स्पेसिफाई करता है कि हमें कौन कौन सी रोज को टेबल से रिट्रीव कराना है, वेयर, ग्रुप, सेम, सिमिलर। तो जब भी हमें रोज को, कुछ पर्टिकुलर रोज को रिट्रीव कराना है तो मीन्स हम वहाँ कंडीशन पुट कर रहे हैं, और कंडीशन के लिए हम जिस क्लॉज का यूज करते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज वेयर क्लॉज। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. First part, dash is an accessibility function which is designed for the people who have vision impairment or cognitive disabilities. कौन सी ऐसी accessibility function है जो उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिनको विजन इम्पेयरमेंट है, यानी कि देखने में प्रॉब्लम है या फिर माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है? फिल्टर की, साउंड की, टॉगल की, स्टिकी की। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स टॉगल की। ठीक है। जब टॉगल की कोई भी ऑन होती है और जो लोग देख नहीं सकते हैं या पार्शली देख सकते हैं, तो जैसे ही ऑन होती है तो एक हाई साउंड आती है, और ऑफ होती है तो लो साउंड आती है। दिस इज यूजफुल फॉर द पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट। ठीक है। फिल्टर और स्टिकी कीज हम यूज करते हैं जहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके फिंगर्स में ट्रैवलिंग होती है, लाइक मोटर और डेक्सटैरिटी इम्पेयरमेंट जहाँ होती है वहां यूज होता है। और साउंड की नहीं होता फंक्शन, साउंड सेंट्री होता है। साउंड सेंट्री उन लोगों के लिए हेल्पफुल होती है जिनको ऑडिटरी इम्पेयरमेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर बनेगा टॉगल की। कौन कौन सी होती है टॉगल की? नम लॉक है, स्क्रॉल लॉक है, कैप्स लॉक है, दीज ऑल। ठीक है। Second part, networks in which certain computers have special dedicated tasks providing services to other computers in a network are dash networks. ऐसे नेटवर्क जहाँ पे स्पेशल डेडिकेटेड टास्क रहते हैं दूसरे कंप्यूटर को सर्विसेज प्रोवाइड करना, उसे हम कौन सा नेटवर्क बोलते हैं? हायरार्किकल, डेडिकेटेड सर्वर, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर। तो हमने इसमें दो तरह के आर्किटेक्चर पढ़े थे, क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर। जहाँ पे क्लाइंट जो सर्वर है वो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है तो वो हो गया हमारा क्लाइंट सर्वर। ठीक है। और पीयर टू पीयर होता है जिसमें इक्वल स्टेटस रहता है सभी नोड्स का। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, डैश प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर द वायर्स ऑफ लोकल टेलीफोन नेटवर्क। इनमें से किसके थ्रू इंटरनेट एक्सेस हमें प्रोवाइड होता है जिसमें जो डिजिटल डेटा है वो ट्रांसमिट किया जाता है किस पे? ओवर द वायर्स ऑफ द लोकल टेलीफोन नेटवर्क। HSGPA, P2P, DSL और मॉडम। इसका आंसर आपका होगा DSL, दैट इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है। ये एक इंटरनेट कनेक्टिविटी का मेथड है। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, डैश इज एन अनप्लान्ड इवेंट दैट मे हैपन ऑल ऑफ अ सडन एंड मे लीड टू अनवांटेड और अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट्स और आउटकम्स। कोई भी ऐसा अनप्लान्ड इवेंट जो एकदम से हो जाए और उसके जो आउटकम्स है वो अनवांटेड हो, इमरजेंसी, हैजर्ड, एक्सीडेंट और इलनेस। So इसके अकॉर्डिंग द करेक्ट आंसर विल बी एक्सीडेंट। इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द NCERT PDF। आप वहां पे इसको चेक कर सकते हैं। द आंसर इज एक्सीडेंट। देन फिफ्थ इज अ डैश वर्कर विल ऑलवेज परफॉर्म टू द बेस्ट टू हिज एबिलिटी। कौन सा वर्कर इनमें से अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अच्छे से काम करेगा? फास्ट वर्किंग, हाईली एजुकेटेड, हैप्पी एंड हेल्दी, स्ट्रेस्ड। सो जो पर्सन हैप्पी और हेल्दी होगा वो अपना काम अच्छे से करेगा। Now sixth part, dash is the process of emptying a place in case of an emergency or the disaster. कोई भी इमरजेंसी या डिजास्टर आ जाए तो उस केस में किसी प्लेस को खाली करने के लिए टर्म किस चीज की यूज की जाती है?
विच टर्म इज यूज, इमरजेंसी, एक्सीडेंट, ड्रिल और इवैक्यूएशन। सो इसके लिए जो टर्म यूज की जाती है स्टूडेंट्स, इवैक्यूएशन। ठीक है, सो दैट इज द आंसर। Now the next we are having is section B, subjective type questions. First is what is self awareness? Also give any two benefits of the self awareness. सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है, इसके दो बेनिफिट बताने हैं। तो बेटा जो सेल्फ अवेयरनेस होती है, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है अपने बारे में जानना, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जानना। जो भी आपकी स्ट्रेंथ है आप उसे और अच्छा करेंगे, टैलेंट में चेंज करेंगे। जो भी आपकी वीकनेसेस है उसे आप इंप्रूव करके क्या करेंगे, उसे आप अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे। और इसके एडवांटेजेस क्या है, जब हम सेल्फ अवेयर होते हैं तो हम अपने डिसीजंस को अच्छे से ले पाते हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 में आपको मिलेगा, दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स वाला जो चैप्टर है, इसमें आपको ये टॉपिक मिलेगा रिलेटेड टू सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, ये देखिए, हैविंग कॉन्शियस नॉलेज ऑफ ओन सेल्फ कैपेबिलिटीज, वंस ओन कैरेक्टर, ये है सेल्फ अवेयरनेस। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि जब हम सेल्फ अवेयर होते हैं तो हम अपने काम को इंडिपेंडेंटली कर पाते हैं, एंड हम अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करके गोल को अचीव कर पाते हैं, एंड हम अपने डिसीजंस बहुत अच्छे से ले सकते हैं और अपने गोल को अच्छे से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव वन एग्जांपल ऑफ द स्ट्रेस कॉजिंग एजेंट फॉर द स्टूडेंट्स। ईच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस कॉजिंग एजेंट्स, यानी कि मेंटल स्ट्रेस किस वजह से होता है और सोशल स्ट्रेस किस वजह से होता है। मेंटल स्ट्रेस इस वजह से हो सकता है जैसे कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और आपको टेंशन हो रही है कि आपके जो एग्जाम्स हैं आने वाले हैं और आपके पास टाइम कम है करने के लिए, इस वजह से मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, जैसे कि कोई आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है, वो आपका टाइम पे नहीं हो पा रहा है, उस वजह से आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। सोशल स्ट्रेस किस वजह से होता है, जब सोसाइटी से रिलेटेड कोई स्ट्रेस होता है, सोसाइटी से रिलेटेड कोई एंग्जाइटी होती है, जैसे कि आपके फ्रेंड्स हैं, आपके उसके आपसे ज्यादा मार्क्स आ गए तो हमें सोशल स्ट्रेस हो जाता है, या फैमिली में किसी लव्ड वन के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, सो दैट कैन बी अ सोशल स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो फाइल क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके कहीं पे सेव करते हैं, दैट इज नोन एज अ फाइल। जैसे कि वर्ड की फाइल हो सकती है, एक्सेल की फाइल हो सकती है। और फोल्डर क्या होते हैं, फोल्डर एक कंटेनर की तरह है विच कंसिस्ट ऑफ द फाइल्स एंड फोल्डर। ठीक है, अब फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है दैट इज सब फोल्डर, एंड फोल्डर के अंदर जो फाइल होती है दैट इज अ सिंपली फाइल, उसके अंदर इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक है, यहां से हम देखें तो हमारे पास है फोल्डर। ठीक है, फाइल्स एंड फोल्डर। तो एनसीईआरटी के ये जो पीडीएफ है इसमें सारी चीजें दी गई हैं, यू कैन चेक इट इन द आईसीटी स्किल्स चैप्टर। इसके अंदर आपके पास यहाँ पे है फाइल्स एंड फोल्डर्स। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक है, दैट इज ये एवरीथिंग इज स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ फाइल। ठीक है, आप उसे सेव कर सकते हो, आप उसे रिट्रीव कर सकते हो, एंड सेम टाइप ऑफ फाइल को जब हम किसी एक बॉक्स में कंटेनर में डाल देते हैं दैट बिकम्स अ फोल्डर। ठीक है, सो ये है फाइल और फोल्डर का कंसेप्ट स्टूडेंट्स। फोल्डर जो होता है वो येलो कलर का होता है हमारे सिस्टम के अंदर, एंड इट कैन कंसिस्ट ऑफ द फाइल्स एज वेल एज द सब फोल्डर्स। देन नेक्स्ट इज गिव एनी टू क्वालिटीज ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ये भी क्वेश्चन हमने किया था, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की हमें क्वालिटीज बतानी है, तो वो क्या होती हैं कि जो एक अच्छा बिजनेसमैन होता है वो बहुत हार्ड वर्किंग होता है। ठीक है, ही टेक्स द रिस्क बेयरिंग, रिस्क टेकिंग होता है, कैलकुलेटेड रिस्क रहता है। और आप इसमें लिख सकते हैं कि जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है वो ऑप्टिमिज्म रखता है, परजीवेरेंट होता है कि उसे जो भी अगर वो फेल हुआ है किसी भी चीज में तो वो उसको उसके सीख लेते हुए, उससे लेसन लेते हुए आगे बढ़ता है। ऑप्टिमिज्म होता है कि जो एडवर्स सिचुएशंस होती हैं उसमें भी वो पॉजिटिव रहता है, दैट इज ऑप्टिमिज्म। तो आप कोई भी दो क्वालिटीज के बारे में इसमें बता सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 10 इज गिव एनी टू प्रमोशनल फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। प्रमोशनल फंक्शंस की बात हो रही है, तो प्रमोशनल फंक्शंस जो होते हैं वो एंटरप्रेन्योर के, उसमें बेसिकली आता क्या है, ये देखिए सबसे पहले आइडिया डिस्कवरी, यानी कि एक प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई आइडिया को डिस्कवर करना, देन उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना कि इसमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे,
देन जो रिसोर्सेज चाहिए उनको आपस में असेंबल करना, उनको इकट्ठा टुगेदर लेकर आना, एंड लास्ट में फाइनेंसिंग करना, यानी कि कहीं से भी अगर फंड रेज करना है या और कैपिटल लगानी है तो उसके लिए मनी को कलेक्ट करना। ठीक है, तो ये किसी भी बिजनेस के प्रमोशनल फंक्शंस हैं। दैट इज योर फर्स्ट इज योर idea discovery, then detailed investigation, then assembling the requirements, and at last is financing. ठीक है, the next is answer any 4 out of the given 6 questions. next part है हमारा 11th question. differentiate between keep scale and keep image size options while cropping an image in a document. तो ये दो ऑप्शन तभी आते हैं जब हम क्रॉप करते हैं। ये हमने कल डिस्कस किया था कि अगर हम किसी भी इमेज को क्रॉप कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर हम कीप स्केल ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो पिक्चर की जो स्केलिंग होती है वो सेम रहती है, उसमें चेंजेस नहीं आते। और अगर हम कीप इमेज साइज को सिलेक्ट करते हैं तो उसका जो इमेज है, साइज है, वो सेम रहता है। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। देन क्वेश्चन नंबर 12 इज गिव एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेम्पलेट इन ओपन ऑफिस राइटर। कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, मतलब उसकी फीचर बतानी है। तो टेम्पलेट क्या होता है? ए सैंपल टू क्रिएट द अदर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जैसे कि वेडिंग कार्ड बनवाने जाते हो तो एक सैंपल दिखाता है, उसके बेसिस पे वो उसका, मान लो जो आपने चूज किया वो उसके अंदर कंटेंट को चेंज करेगा, डिजाइन उसका वही रहेगा, कंटेंट चेंज कर देगा, थोड़ी बहुत पिक्चर चेंज कर देगा। तो वो क्या है? एक टेम्पलेट है। तो टेम्पलेट इज अ मॉडल टू क्रिएट द अदर डॉक्यूमेंट्स। इससे हमारा टाइम सेव होता है, हमें दोबारा नहीं बनानी पड़ती वो चीज। ठीक है, और जो उसका एक फॉर्मेट होता है, जो लेआउट होता है उसका, वो बहुत अच्छा रहता है, सही रहता है, जिससे कि जो टेम्पलेट है उसकी हेल्प से हम अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट्स और अदर थिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डू वी नीड टू मर्ज द वर्कशीट। हमें वर्कशीट को मर्ज करने की रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ती है? वो इसलिए बढ़ती है ताकि जो भी हमने एक शीट से दूसरी चेंजेस में चेंजेस किए, एक शीट से दूसरी शीट में जो भी चेंजेस किए, अगर हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो अगर हम चेंजेस को रखना चाहते हैं, इसलिए हम अपनी वर्कशीट को मर्ज करते हैं। ठीक है, हम अपनी वर्कशीट को मर्ज इसलिए करते हैं ताकि जो भी चेंजेस एक शीट से दूसरी शीट में हुए वो हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं, न्यू वैल्यूज को रखना चाहते हैं। दैट इज व्हाई वी मर्ज द वर्कशीट्स। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे है, समटाइम्स मल्टीपल रिव्यूज रिटर्न द एडिटेड वर्जन ऑफ वर्कशीट एट द सेम टाइम, सो इट मे बी क्विकर टू रिव्यू ऑल दिस चेंजेस एट वंस रादर देन वन रिव्यू एट अ टाइम। मान लीजिए आपकी कोई शेयर डॉक्यूमेंट है और बहुत सारे लोगों ने उसमें चेंजेस किए, तो आपको फटाफट देखना होगा सबने क्या चेंजेस किए। तो हम क्या करते हैं, सारी वर्कशीट को मर्ज कर लेते हैं। साथ में जो चेंजेस अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, मर्जिंग द डेटा इन द वर्कशीट। ठीक है, तो द मल्टीपल रिव्यूज रिटर्न द एडिटेड वर्जन ऑफ वर्कशीट एट द सेम टाइम। उनको क्विकली एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्कशीट्स को मर्ज कर लेते हैं। राइट, नेक्स्ट इज व्हाट इज अ प्राइमरी की एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ फॉरेन की। तो प्राइमरी की हमारे टेबल का वो एट्रीब्यूट है विच कंटेन्स ऑल द यूनिक वैल्यूज एंड नॉट नल वैल्यूज, यानी कि ब्लैंक वैल्यूज उसमें नहीं रहती हैं। एंड वो फॉरेन की से कैसे अलग है? प्राइमरी की में जो सारी वैल्यूज हैं वो यूनिक है, लेकिन फॉरेन की में जो वैल्यूज हैं वो सेम हो सकती हैं। उसके बाद प्राइमरी की में नॉट नल होगा, मतलब कोई भी वैल्यू ब्लैंक नहीं होगी, लेकिन फॉरेन की में ब्लैंक हो सकती है, नल वैल्यू हो सकती है। और फॉरेन की और प्राइमरी की इसमें आप डेफिनेशन बता सकते हो कि फॉरेन की क्या है, नॉन की एट्रीब्यूट विच डिराइव्स द वैल्यूज फ्रॉम द, वो कहां से वैल्यू लेगा, प्राइमरी की के पेरेंट टेबल की प्राइमरी की से लेगा। ठीक है, प्राइमरी की में सारी वैल्यूज यूनिक होती हैं, इसमें डुप्लीकेट हो सकती हैं, इसमें नल वैल्यूज नहीं होती, फॉरेन की में हो सकती है। ठीक है, एंड expand and explain the term WAN. WAN stands for, this is question number 15. WAN stands for wide area network. ऐसा कंप्यूटर्स का नेटवर्क which spans the continents or the oceans or the countries, जो इतना बड़ा होता है, जो कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज और ओशन को स्पैन करता है, उसे कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज सबसे ज्यादा होती है सभी टाइप्स ऑफ नेटवर्क में। द बेस्ट एग्जाम्पल इज इंटरनेट। ठीक है, then question number 16, identify the following network interconnectivities as wired or wireless. dial up और WiMAX, wired है या wireless है ये बताना है। तो dial up जो है that is wired connectivity है। अब dial up के प्लेस पे हम क्या यूज कर रहे हैं, ब्रॉडबैंड का यूज कर रहे हैं। then WiMAX वायरलेस इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ये हमारा वायरलेस है। आपने देखा ना, बड़े बड़े टॉवर लगे होते हैं आपकी सिटी में, वहां से आपकी सिटी में एक्सेस आ रहा होता है इंटरनेट का, दैट इज वायरमैक्स। ठीक है, और डायल अप में वायर्स का यूज होता है, इसलिए वायर्ड है। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज गिव एनी वन फीचर ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग की कोई फीचर बतानी है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग एक ऐसा सॉफ्टवेयर है
जिसकी हेल्प से हम इमीडिएटली किसी को भी मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, चैट, साउंड, ऑडियो, वीडियो कुछ भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और इट डज नॉट टेक मोर टाइम, हम रियल टाइम में कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी भी टाइप के मैसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। दैट इज द फीचर ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, 5 में से आपको 3 करने हैं। एक्सपैंड द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद रिस्पेक्ट टू पोजिशनिंग द ग्राफिक्स इन अ डॉक्यूमेंट। अरेंजमेंट और टेक्स्ट रैपिंग। अरेंजमेंट का मतलब होता है कि जो भी हमारी इमेजेस हैं ओपन ऑफिस राइटर में, अगर मेरे पास 4 से 5 इमेजेस हैं तो वो कैसे एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड अप होगी, हाउ द इमेजेस आर स्टैक्ड अप ऑन ईच अदर, उसे हम कहते हैं अरेंजमेंट। कौन सी आगे होगी, राइट क्लिक करते हैं तो उसमें 4 ऑप्शन आते हैं, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, इस तरह से। तो हाउ द इमेजेस आर स्टैक्ड अप ऑन ईच अदर, कैसे वो पाइल्ड अप होती हैं, उस टर्म को हम कहते हैं अरेंजमेंट। और टेक्स्ट रैपिंग का मतलब होता है कि अगर इमेज के साथ कोई टेक्स्ट है तो वो उसके अराउंड किस तरह से रैप अप होगी, क्या वो उसके चारों तरफ होगी या वो उसके ऊपर होगी, नीचे होगी, राइट में होगी, लेफ्ट में होगी, किस तरह से रैप्ड अप होगी, दैट इज टेक्स्ट रैपिंग, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द स्प्रेडशीट, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। तो स्टूडेंट्स ये हमने पढ़ा था, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक क्या होता है। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में ये होता है कि जो रिलेटिव हाइपरलिंक होता है वो पार्शियल एड्रेस को बोलते हैं, किसी भी वेबसाइट के या किसी भी, आप कह सकते हैं किसी भी फाइल के नाम को भी बोल देते हैं, ठीक है। और जो हमारा एब्सोल्यूट हाइपरलिंक होता है उसके अंदर हमारी वेबसाइट का पूरा एड्रेस आता है, ठीक है। ये पे देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है हाइपरलिंक। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक विल स्टॉप वर्किंग इफ द टारगेट इज मूव, अगर टारगेट कोई मूव कर दे तो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक काम करना स्टॉप कर देगा। रिलेटिव हाइपरलिंक काम करना तब स्टॉप करेगा अगर स्टार्ट और टारगेट लोकेशन जो है वो रिलेटिवली एक दूसरे के चेंज हो जाए, ठीक है। देन हाइपरलिंक, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक जो होता है वो किसी भी वेबसाइट का पूरा एड्रेस होता है जिसमें प्रोटोकॉल भी होता है, डोमेन भी होता है। और रिलेटिव हाइपरलिंक क्या होता है, ऐसा हाइपरलिंक जिसमें आपका पार्शियल एड्रेस होता है, जैसे कि वो सिर्फ फाइल का नेम हो सकता है या फोल्डर के साथ फाइल का नेम हो सकता है, दिस थिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेट हाइपरलिंक एंड द डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक। अभी यहीं पे हम देख रहे थे इंटरनेट और डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक। आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, इसमें इंटरनेट एक तो ये ऑप्शन है और डॉक्यूमेंट वाला ये ऑप्शन है। जब हम इंटरनेट हाइपरलिंक की बात करते हैं तो यहाँ पे हम किसी वेबसाइट का नाम लिख देते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं अपने ओपन ऑफिस कैल्क में, उसको क्लिक करने पे हम इस वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी अपने सिस्टम के अंदर बनी हुई डॉक्यूमेंट को सर्च करते हैं जो पहले से बनी हुई। तो जब भी हम अपने सिस्टम से जो हमने यहाँ टेक्स्ट लिखा है उस पर क्लिक करते हैं तो हम उस डॉक्यूमेंट में पहुंच जाते हैं जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करी हुई, ठीक है। दैट इज इंटरनेट हाइपरलिंक एंड दैट इज डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक। तो इंटरनेट हाइपरलिंक ऐसा हाइपरलिंक जिससे हम किसी इंटरनेट की वेबसाइट पे जा रहे हैं, और डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक ऐसा हाइपरलिंक जिसको क्लिक करने पे हम अपने सिस्टम की किसी डॉक्यूमेंट को ओपन कर पा रहे हैं, ठीक है। दैट इज डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन एनी 4 डेटा टाइप्स ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस के 4 डेटा टाइप को एक्सप्लेन करना है, तो आप इसमें कोई भी 4 डेटा टाइप ले सकते हो। हमारे पास वैसे टोटल 5 कैटेगरीज होती हैं, एक होता है न्यूमेरिक, एक होता है अल्फा न्यूमेरिक, एक होता है बाइनरी, एक होता है आपका अदर्स में आ जाता है, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास डेटा टाइप होते हैं। कोई भी आपने 4 एक्सप्लेन करने हैं, इनमें भी कैटेगरीज डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, जैसे कि कैर, वैरकैर, इंट, डेसिमल। तो इसमें से आप कोई भी 4 एक्सप्लेन कर सकते हो। कैर और वैरकैर जो होते हैं वो टेक्सचुअल डेटा के लिए होते हैं या मिक्स ऑफ टेक्सचुअल एंड न्यूमेरिक डेटा के लिए रहते हैं। इंट फॉर द होल नंबर्स, डेसिमल फॉर द डेसिमल वैल्यूज, ठीक है। तो इसमें से आप कोई भी 4 डेटा टाइप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20 का, ये स्ट्रक्चर ऑफ टेबल ऑर्डर्स इज गिवन बिलो, सजेस्ट सुटेबल डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम। अब टेबल ऑर्डर्स है, इसके हर कॉलम के लिए डेटा टाइप बताना है। ऑर्डर आईडी, अब देखो इसमें अल्फाबेट भी है, नंबर भी है, तो इसके लिए क्या हो सकता है, वैरकैर ले सकते हैं या फिर हम कैर ले सकते हैं। साइज हम इसमें कुछ भी दे सकते हैं, 1 2 3 4 5, मिनिमम 5 तो है ही, आप इसमें 10 भी दे सकते हो। इसी तरह से आप इसके लिए कैर भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि कैर और वैरकैर दोनों इस टाइप के डेटा को सपोर्ट करेंगे जिसमें अल्फाबेटिकल वैल्यू भी है और नंबर्स भी है। देन डेट है तो इसके लिए आपका डेटा टाइप डेट ही रहेगा, ठीक है। देन कस्टमर की आईडी है, इसमें भी अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिक डेटा है, तो इसमें वैरकैर और हम क्या ले लेंगे, कैर, दोनों में से कोई भी। अमाउंट है, डेसिमल वैल्यूज है, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, डेसी
नॉर्मल। तो ये आपने इसने आपसे क्या पूछ लिया, डेटा टाइप पूछ लिया, ठीक है, लाइक दिस। नाउ बी पार्ट, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल बुक्स, इसमें कॉलम्स दिए हुए हैं, राइट द एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले डेटा ऑफ ऑल बुक्स हुज क्वांटिटी इज मोर देन 3। हमें उन बुक्स का डेटा डिस्प्ले करके दिखाना है जिसकी क्वांटिटी जो है वो 3 से ज्यादा है। डिस्प्ले कराना है तो विच कमांड, सेलेक्ट। हमने कल परसों की वीडियो में इसमें किया था कि डिस्प्ले कराना हो तो कौन सी कमांड यूज करनी है, सेलेक्ट कमांड। सारा डेटा डिस्प्ले कराना है तो हम क्या यूज करेंगे, स्टार। किस में से डिस्प्ले कराना है तो हमें यहाँ पे टेबल का नाम देना है, दैट इज बुक्स। देन हुज क्वांटिटी इज मोर देन 3, तो कंडीशन आ गई। क्वांटिटी के लिए क्या कॉलम का नाम है, QTY, इज मोर देन 3, ग्रेटर देन 3। आ गया समझ में? सो दिस इज द थिंग। Next is display the total amount of all the books whose price is less than 500. टोटल अमाउंट उन बुक्स का डिस्प्ले कराना है जिसका जो प्राइस है वो लेस देन 500 है, ठीक है। टोटल अमाउंट में क्या दिया हुआ है, क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करके। तो डिस्प्ले कराना है तो क्या यूज करेंगे, सेलेक्ट, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ ऑल बुक्स, टोटल अमाउंट कैसे आएगा, क्वांटिटी इनटू प्राइस से आएगा। क्वांटिटी इनटू प्राइस फ्रॉम किसमें से, टेबल का नाम हमारा है बुक्स। क्वांटिटी इनटू प्राइस फ्रॉम बुक्स, कंडीशन क्या है, वेयर प्राइस इज लेस देन 500। तो यहाँ पे हम कह देंगे वेयर प्राइस लेस देन 500। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालना है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि टेबल की हेडिंग क्वांटिटी इनटू प्राइस ना आके सीधा अमाउंट आए, तो हम इसको कहेंगे सेलेक्ट क्वांटिटी इनटू प्राइस एज अमाउंट, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं ताकि हेडिंग में हमारे पास अमाउंट आए, ठीक है। और यहाँ पे पुट करेंगे हम सेमीकोलन, राइट। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन इज देयर फॉर द विजुअली impaired candidates, explain various relationship that can be created between the two tables in a database। तो हमारे पास 3 तरह की रिलेशनशिप होती है, 1 to 1, 1 to many, many to 1 एंड many to many। आप इसमें से डिफरेंट टाइप्स के रिलेशनशिप को इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देन नेक्स्ट इज गिव 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर द इंटरनेट सेफ्टी। इंटरनेट पे सेफ रहने के लिए हमें 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बताना है। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, सबसे पहली प्रैक्टिस तो यही होगी, जो कि कम से कम 8 कैरेक्टर्स का हो, इजिली गेसेबल ना हो, उसके अंदर स्पेशल सिंबल्स का यूज हो, कुछ अपर केस लेटर्स भी उसमें यूज हो, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट पे हम कोई भी चीज डाउनलोड करते हैं तो हमारे पास वायरस ना आए, तो उसके लिए हम एंटीवायरस को इंस्टॉल कर सकते हैं। और हमारे सिस्टम में फायरवॉल होनी चाहिए ताकि जो ट्रैफिक है उसे रेगुलेट किया जा सके, इनकमिंग एंड आउटगोइंग जो डेटा है वो बिना हमारी परमिशन के ना हो सके, ठीक है। सो दैट इज 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस, आप कोई भी इसमें लिख सकते हो। बी पार्ट कहता है गिव एनी 2 फॉल्स एंड स्लिप सेफ्टी रूल्स। आपको इसमें 2 फॉल और स्लिप के सेफ्टी रूल्स लिखने थे। तो हम स्लिप कब करते हैं, जब पानी गिरा होता है फर्श पे या फिर फ्लोर गंदा है, स्लिपरी है, तो वहां पे आपको वही लिख देना है कि द फ्लोर शुड बी क्लीन एंड ड्राई, इट शुड नॉट बी वेट। जो वायर्स हैं वो एंटेंगल्ड ना हो फ्लोर के ऊपर या इधर उधर, प्रॉपर लाइटनिंग हो स्टेयर्स पे, ठीक है। तो इस तरह के आप कोई भी 2 पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पेपर स्टूडेंट्स। अब आप चेक करके बताओ कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। So I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.